एवरीबॉडी, तो आज हम लोग शेड्यूल 3 मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सेकंड पार्ट में हैं। थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम हो रहा है, लेट मी हैंडल इट। हेलो हेलो, हाँ जी ठीक है। अब ये देखो, मैं आपको बता रहा था कि शेड्यूल 3 के बैलेंस शीट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट के हिसाब से ही बैलेंस शीट को बनाना पड़ेगा। यू कैन प्लीज चेक द फॉर्मेट। अब आप यहां पे देखो, जो सबसे फर्स्ट पार्ट में है दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड है, इक्विटी जो मैंने आपको कल बताया था आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में। ये शेयर होल्डर्स फंड आपको सबसे पहले लिखना है। इसका 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, शेयर वारंट। अच्छा, यहां पे देखो मैंने करंट ईयर और प्रीवियस ईयर लिख के दिया है। जो रियल कॉर्पोरेट बैलेंस शीट बनती है ना, वो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डेटा देती है। कंपेरेटिव बोलते हैं प्रीवियस ईयर को। हम लोगों को एग्जाम में खाली करंट ईयर का डेटा देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को इनर कॉलम बना देंगे और सेकेंड कॉलम को आउटर कॉलम बना देंगे, जैसा मैं बता रहा था। अब शेयर कैपिटल मान लो 7 करोड़, रिजर्व सरप्लस 10 करोड़, वारंट 10 करोड़, तो ये टोटल मिलाकर के 27 करोड़ कुछ इस तरह से बाहर चला जाएगा। उसके बाद ये शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट हो गया। नॉन करेंट लायबिलिटी के 4 आइटम हो गए। करेंट लायबिलिटी का 4 आइटम है, देखो कैसे बनाना है। बाहर में अब आप समझ रहे होगे, बाहर में ये 4 आइटम, 4 टोटल अमाउंट आएंगे, टोटल कर देंगे। उसके बाद असेट साइड को देखो, नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट असेट में पहला आइटम था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट, उसका 4 ब्रेकअप था। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट, लॉन्ग टर्म लोन्स, अदर नॉन करेंट असेट्स, ये सब यहां पे आ गया, सबका डिटेल। फिर एक अमाउंट बाहर चला गया। सिमिलरली करंट असेट के अंदर 6 आइटम था, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट। ये 6 आइटम यहां लिख दिए, इसका एक अमाउंट बाहर चला गया, ये टोटल बाहर आ गया। सो ये दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दी बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 फॉर्मेट, जो आप क्लास वर्क के सम्स में भी देखोगे और मेरे भी एक आध दो सम जब मैं बनवाऊंगा तो उसमें भी देखोगे। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट दिखा रहा हूं। तो वो भी शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में वर्टिकल फॉर्म में दिखाना है। आप देखो कैसे बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ P&L ऊपर लिख दिए, इसमें भी इनर कॉलम आउटर कॉलम करोगे जैसे जरूरत पड़ेगा। तो इनकम साइड में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम 2 ही आइटम आएगा। डिटेलिंग ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम वगैरह वो मेरे अभी डिस्कशन में सामने आएगा। ये उसका टोटल हो गया। यहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट लिख दिया, यहां अदर इनकम लिख दिया, टोटल हो गया। उसके बाद एक्सपेंडिचर के 7 आइटम है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। मैं अगर रिपीट करूं तो मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन द इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, और ये टोटल हो गया। टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस किए तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम बोल दिए। फिर एक्सेप्शनल आइटम दिखाए तो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोल दिए। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिखाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल दिए। फिर टैक्स माइनस कर दिए, करेंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है, इसी को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला जाएगा। उसके नीचे अर्निंग पर शेयर, बेसिक और डाइल्यूटेड दिखाना है। ये आप लोगों ने AS 20 में पढ़ा होगा और ये टैक्स का डिस्कशन आप लोगों ने AS 22 में किया होगा। तो ये अभी करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स के बारे में डिटेल में और EPS के बारे में डिटेल में बताने का जरूरत नहीं है, बट इतना जरूर बताना है कि दिस इज हाउ ए शेड्यूल 3 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड। शॉर्ट में बोलूं तो इनकम साइड में 2 आइटम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम। एक्सपेंस में 7 आइटम है, मटीरियल कंजम्पशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन द इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस। इनकम और एक्सपेंस का टोटल होके प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट से एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस करेंगे तो PBT आएगा, टैक्सेस माइनस करेंगे तो पैट आएगा। तो 2 बार करके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया फॉर्मेट ऑफ द शेड्यूल 3 प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। और फॉर्मेट ऑफ द शेड्यूल 3 बैलेंस शीट आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। लास्ट में EPS निकाल करके दिखाना पड़ता है। सो विद दिस मेरा फॉर्मेटिंग का डिस्कशन कंप्लीट होता है। हम आपको जो डिटेल डिस्कशन कर रहे थे उस पर मैं वापस जाता हूं, ओके। अच्छा जी, लास्ट वाली क्लास में मैं आपके साथ जो डिस्कशन जहां पे कंप्लीट किया था वो था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वाला, ओके। अब वहां से बीच में मैंने आपको बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट दिखा दिया।
अब वहां से मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं एंड लेट मी डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग टॉपिक जो आपने फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ा होगा। उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। देखिए, कंपनियां जो होती है ना, उनको मैं मैंडेटरीली ही बोलूंगा, उनको मैंडेटरीली असेट्स जितने भी होते हैं इनके, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो या इंटेंजिबल असेट हो, उनको ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन करना पड़ता है। और डिप्रिसिएशन को जो है ना, उसके लिए अलग से एक अकाउंट खोलना पड़ता है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। मतलब ये लोग डायरेक्टली लेजर अकाउंट में एसेट को कम नहीं करते, ये लोग लेजर अकाउंट में एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट पे रखते हैं और एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस साइमल्टेनियसली रखते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दोनों को माइनस कर दोगे तो WDV आ जाएगा। बट लेजर अकाउंट ये लोग दो अलग अलग रखते हैं एंड उसका जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो मैं आपके सामने रखता हूं। देखो, मैंने लिखा पहला पॉइंट में कि इन द लेजर अकाउंट असेट इज मेंटेन्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट। फॉर डिप्रिसिएशन एवरी ईयर वी पास द जर्नल एंट्री डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पे आप लोग 11th-12th में पढ़ते होंगे कि टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये लोग को टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिखना पड़ता है और आपको यही वाला लर्निंग करना है। दोनों को अगर माइनस कर दोगे, ओरिजिनल कॉस्ट असेट टू बैंक मान लो 100 रुपया, डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन मान लो 10 रुपया, तो 100 में 10 माइनस करोगे तो 90 WDV आ जाएगा। बट इन द लेजर अकाउंट वी विल फाइंड टू सेपरेट amount. One is the original cost of the asset, that is the asset account, and another is the provision for depreciation, which is nothing but the accumulated depreciation. फिर मैंने लिखा कि the balance in the provision for depreciation account increases every year by the amount of depreciation for the year. For example, आप अगर सेकेंड ईयर में फिर 10 का depreciation डालोगे तो आपका प्रोविजन जिसके अंदर पिछला साल 10 डल गया था और 10 डल गया तो 20 हो गया। थर्ड ईयर में it will become 30. It goes on increasing like this. And then when an asset is sold, we have to cancel both the asset account and its provision for depreciation. For example, अगर आपके पास asset का original cost 100 है और उसका प्रोविजन 30 आप बनाए हो 3 साल में, आपके पास दो अलग अलग लेजर अकाउंट है, आपको ध्यान रखना है कि WDV तो 70 ही है, बट दीज आर द टू सेपरेट लेजर अकाउंट्स। और अगर आप इसको 62 में बेचते हो तो 70 का माल 62 में बिका तो आपको 8 रुपया का लॉस हुआ। अब आप जब जर्नल एंट्री करोगे ना तो आपको ऐसा करना होगा, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 62, लॉस ऑन सेल 8, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 30, टू फिक्स्ड असेट अकाउंट 100। इस तरह का अकाउंटिंग आपको करना पड़ेगा। ओके, आप यहां पे सीधा 70 नहीं लिख सकते क्योंकि आपका असेट अकाउंट अलग और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट अलग अलग बना हुआ है। मैंने लास्ट में एक लाइन लिखा कि द बैलेंस इन द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन डिक्रीजेस व्हेन एन असेट इज सोल्ड। ओके, और आपने देखा कैसे जब मैंने असेट बेचा तो प्रोविजन मेरा कंप्लीट क्लोज हो गया, खत्म हो गया। In the balance sheet, however, we will always show the WDV of the asset। जो आप को जब मैं उस समय शेड्यूल 3 वाला वो डिस्कशन जब कर रहा था कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कैसे दिखाएंगे, तो आपको याद होगा एक ग्रॉस ब्लॉक और एक डिप्रिसिएशन, एक WDV था, तो वो वैसे ही प्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा। आगे ये डिस्कशन है मेरा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग पे, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो होता है ना बच्चों, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर जैसे आप कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सरप्लस वगैरह डालते हो, उस वैसे एक अकाउंट डालना, एक अमाउंट डालना पड़ता है जिसका नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। क्या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि मान लो एक कंपनी का शेयर का दाम 40 रुपया है मार्केट में, और कंपनी ने क्या किया, अपने एम्प्लॉय लोगों को बोला कि हम तुमको 25 रुपीज में शेयर अलॉट कर देंगे प्रोवाइडेड आप मेरे पास 5 साल रहोगे। तो 15 रुपया का कंपनी जो डिस्काउंट दे रही है ना एम्प्लॉय लोगों को, ये 15 रुपया को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में डालना पड़ता है और एक्सपेंस बोल के डेबिट करना पड़ता है। इसका एक अकाउंटिंग प्रोसेस है, वो सीए फाइनल में आप लोग पढ़ोगे, अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इंडेस में पढ़ोगे 102 में। अभी मैं आपको खाली इतना बता दूं, ये 15 रुपया का एंट्री एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग होता है 3-3 रुपया करके 5 साल तक।
तो ये जो इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन, अब ये जो इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस है बेटा, ये तो पीएल में चला जाएगा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के साथ, लेकिन ये जो इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है ये बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में रहता है। आइए मैं आपको इसका नोट्स पढ़ के सुनाता हूं, बोर्ड पे देखो कि व्हेन ए कंपनी इश्यूज ऑप्शंस टू इट्स एम्प्लॉइज दे आर ऑफर्ड एट अ लोअर रेट देन द मार्केट प्राइस, द डिफरेंस व्हिच इज 15 इज क्रेडिटेड टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ओवर द वेस्टिंग पीरियड व्हिच इज 5 years. द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग इज शोन अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अभी आपको मैंने कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिखलाया। अब इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कंपनी को हर साल जितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसको वो लोग सरप्लस में डाल देते हैं। बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, जिसको आप रिजर्व सरप्लस बोलते हो, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस का स्पेसिफिक नाम सरप्लस होता है। बाकी जितने रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो सब हो गए रिजर्व्स, ये हो गया सरप्लस। तो अब देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्योंकि हम लोग सरप्लस में डालते हैं हर साल, तो सरप्लस को कुछ इस तरह से प्रेजेंट करते हैं नोट्स में। प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, मान लो फर्स्ट ईयर कंपनी का है तो प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड विल बी 0। करेंट ईयर प्रॉफिट मान लो 400 पैट है। डिविडेंड मान लो जितना डिक्लेयर किया, डिविडेंड डिक्लेरेशन का अकाउंटिंग हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मान लो डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज नील, तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स और ट्रांसफर टू सरप्लस इज 400। अब अगला साल जब आप बनाओगे तो ब्रॉट फॉरवर्ड इज 400, मान लो अगला साल का प्रॉफिट हुआ 300, मान लो डिविडेंड डिक्लेयर किया अगला साल 100, तो बाकी बचा 400 और 300 700 माइनस 100 इज 600। इस तरीके से सरप्लस आगे बढ़ता जाता है। और अगर ये नेगेटिव आ गया, बाई चांस मान लो कोई साल लॉस बड़ा हो गया और ये नेगेटिव आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग सरप्लस को ब्रैकेट में दिखा देंगे। सरप्लस ब्रैकेट में आया और वो इतना बड़ा ब्रैकेट है कि पूरा रिजर्व सरप्लस ब्रैकेट में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी ब्रैकेट में दिखा देंगे। पूरा शेयर होल्डर्स फंड उसके कारण ब्रैकेट में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट में दिखा देंगे। शेड्यूल 3 में ब्रैकेट को लेके कोई परेशानी नहीं है। ओके, नाउ मेरा अगला डिस्कशन एंड माय नेक्स्ट डिस्कशन इज ऑन ट्रेड रिसीवेबल। जैसे मैं आपको बताया ट्रेड पेएबल का एजिंग शेड्यूल था, वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल को भी एजिंग शेड्यूल में डालना पड़ेगा। ट्रेड पेएबल में 4 एजिंग शेड्यूल था, ट्रेड रिसीवेबल में 5 है, उसमें एक महीना वाला भी है। 0-6 month, 6 month to 1 year, 1 year to 2 year, 2 year to 3 year और मोर देन 3 year। तो कितना साल पुराना बाकी है उसके हिसाब से ट्रेड रिसीवेबल का एजिंग शेड्यूल आपको देना पड़ेगा। इसमें अगर कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट वगैरह है तो आप जानते हो पीबीडीडी को डेटर से माइनस करते हैं, टोटल डेटर निकाल लेंगे, सारा एजिंग शेड्यूल को टोटल करके लेस पीबीडीडी कर देंगे, तो जो फाइनल फिगर रहेगा वो मेरा ट्रेड रिसीवेबल का आइटम का अमाउंट रहेगा, जिसको हम बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, नाउ कम्स माय नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं? ऐसा पॉसिबल ऑब्लिगेशन जिसका होना या नहीं होना फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है। एज 29 में आपको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का फुल एक्सप्लेनेशन मिला होगा। कुछ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के एग्जांपल है पेंडिंग कोर्ट केसेस, गारंटीज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड का एरियर, टैक्स कॉन्टिंजेंसीज, बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड। ये 5 आइटम में से कोई भी आइटम या 5 आपके अगर हैं कंपनी में तो इनका एक नोट अलग से बनेगा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। आप जानते हो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी रियल लायबिलिटी नहीं है, वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता, सिर्फ नोट्स में आता है, और इसका टोटल करके कंटिंजेंट लायबिलिटी बोल करके एक नोट बना दोगे। एक नोट बनता है कमिटमेंट का, ज्यादातर केसेस में हम लोग कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट करके एक सिंगल नोट बनाते हैं। वैसे कमिटमेंट का कहानी क्या है और कंटिंजेंट लायबिलिटी की कहानी क्या है, जब सुनोगे ना दोनों आपको एक जैसा लगेगा। बस कंटिंजेंट लायबिलिटी का पैसा अगर आपको देना पड़े तो आपको लॉस होता है, कमिटमेंट का पैसा देना पड़े ना तो आपके पास एक एसेट आएगी। अब जैसे मान लो पार्टली पेड इक्विटी शेयर है, तो उसका जो अनकॉल्ड लायबिलिटी है, मान लो आपने 100 रुपया का शेयर खरीदा फेस वैल्यू वाला और 80 रुपया अभी तक दिया है, तो वो लोग जब 20 रुपया कॉल करेगा तो आपको 20 रुपया देना पड़ेगा, बट जब आप 20 रुपया दोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट इन शेयर ही तो डेबिट होगा ना, आपको तो लॉस नहीं होगा। लेकिन पेंडिंग कोर्ट केस में आप अगर केस हारोगे और आपको पैसा देना पड़ेगा तो आपको लॉस होगा। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट में यही फर्क है, अदरवाइज दोनों एक ही जैसा चीज है कि फ्यूचर में पैसा देना पड़ सकता है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का जैसे नोट्स बनता है, कमिटमेंट का भी वैसे ही नोट्स बनता है। कमिटमेंट में अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑफ पार्टली पेड शेयर्स आता है, कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड आता है।
ओके जैसे मान लो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिए कि भाई 1.5 लाख का मेरे को बिल्डिंग बना के दे देना, तो जब वो बिल्डिंग बना के देगा हम 1.5 लाख रुपए उसको दे देंगे, बट मेरा तो कमिटमेंट है ना जी। अब आइए ऑलमोस्ट आखिरी पार्ट चलते हैं बैलेंस शीट का, कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर क्या होता है मेरे को समझाने की दरकार नहीं है। बैलेंस शीट में कॉल्स इन अरियर को शेयर कैपिटल से लेस करके दिखाएंगे। जब शेयर कैपिटल का नोट्स बनाएंगे, आपको मैंने बताया था बैलेंस शीट के हर आइटम के सामने एक अमाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट के भी अकाउंट के भी हर आइटम के सामने एक अमाउंट आएगा, तो उसका डिटेलिंग हम लोगों को नोट्स में देना पड़ेगा। तो कॉल्स इन अरियर को शेयर कैपिटल से माइनस करके दिखाएंगे नोट्स में, और अगर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कोई बैलेंस है तो वो शेयर कैपिटल में ऐड करके दिखाएंगे। सिमिलरली नहीं, बस इतना कहानी के बाद मेरा बैलेंस शीट का डिस्कशन कंप्लीट होता है। मतलब अब जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना, तो ये जो 24 पैराग्राफ्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसके बियॉन्ड आप लोगों को कुछ भी नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो आप अपना कॉमन सेंस और इतने साल का बाकी नॉलेज जो आपने अक्वायर किया है उसको यूज करके बनाओगे। नाउ कम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी अभी मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिखाया, अब मैं उसको डिटेल में स्टडी करता हूं। इनकम में 2 आइटम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, मिला दिए तो टोटल इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू आता है। अगर कोई जीएसटी फीएसटी वगैरह है तो माइनस करके दिखाएंगे। आप जानते हैं एएस 9 में मैंने बोला है कि जीएसटी हमने कलेक्ट जरूर किया है, पर वो हमारा रेवेन्यू नहीं है, सरकार का रेवेन्यू है। तो हमारा रेवेन्यू तो 12,400 ही है, और ये मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बन जाएगा। अदर इनकम जो होता है, अदर इनकम माने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है लेकिन इनकम हमको हुआ है, उसका हम लोग ऐसा ब्रेकअप देंगे, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस। अब आता है एक्सपेंसेस का, तो मैंने आपको बताया था 7 आइटम है एक्सपेंस का। मटेरियल कंजम्पशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन द इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन। मटेरियल कंजम्पशन का नोट्स ऑन अकाउंट्स में ऐसे करके देना है कि भाई ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था, परचेज कितना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, नेट में आ गया मटेरियल कंजम्पशन। तो मटेरियल कंजम्पशन का फाइनल अमाउंट यहां जो आएगा वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंस साइड का फर्स्ट आइटम के सामने लिखना पड़ेगा। हर चीज नोट्स बनेगा हर आइटम का, और उसका फाइनल नोट का फाइनल अमाउंट हम लोग बैलेंस शीट पीएल में जाके चिपकाएंगे। अच्छा, चेंजेस इन द इन्वेंट्री, आप लोगों को मालूम होगा ओपनिंग स्टॉक आप लोग डेबिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक आप लोग क्रेडिट साइड में लिखते थे। अब हम आपको क्या बोलना चाहते हैं कि वर्टिकल फॉर्म में डेबिट साइड या लेफ्ट साइड राइट साइड तो है नहीं, वर्टिकल फॉर्म में तो इनकम है और एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस में चेंजेस इन द इन्वेंट्री को एक्सपेंस में लिखने के लिए बोला है। अब मान लो बच्चों मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 200 और मेरा ओपनिंग स्टॉक है 160। अब मेरे को इसको एक सिंगल अमाउंट में लिखना है चेंजेस इन द इन्वेंट्री बोल के, तो चेंजेस इन द इन्वेंट्री इज 40, बट 40 का जो चेंजेस है वो इनकम है ना, मुझे एक्सपेंस साइड में लिखना है। देखो एक्सपेंसेस, और यही लिखना पड़ेगा, तो मुझे इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। एक इनकम को अगर मुझे एक्सपेंस में लिखना पड़े तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने नोट बना के दिया है कि इफ द चेंजेस इन इन्वेंट्री में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है देन वी विल राइट द डिफरेंस इन द ब्रैकेट। ये थोड़ा ध्यान रखना। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अमोटाइज्ड एएस 16 में आपको बताया है। अदर एंसिलरी कॉस्ट अमोटाइज्ड एएस 16 में आपको बताया है, उसको फाइनेंस कॉस्ट के साथ यानी बोरोइंग कॉस्ट के साथ दिखाएंगे। फिर ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि अगर कोई भी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस, मान लो ट्रैवलिंग, बुक्स एंड पीरियोडिकल, सैलरी, एक्सीड्स 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर, वी विल शो इट सेपरेटली विदाउट मर्जिंग इट विद जनरल एक्सपेंस ऑब्लिक इनकम। मतलब कि ये जो अच्छा, इसके अंदर डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के बाद ना बेटा एक जी में भी एक आइटम आएगा जिसका नाम अदर एक्सपेंसेस होता है। यहां पे एक अदर एक्सपेंस भी आएगा, वो यहां पे लिखना भूल गया, मैंने पीएनएल के फॉर्मेट में आपको दिखलाया था। अच्छा, अब यहां पे मेरे को क्या बोलना है तुम सुनो, कि मान लो जब मैं अदर एक्सपेंस का नोट बनाऊंगा तो उसमें सैलरी तो नहीं दिखाएंगे, सैलरी तो एम्प्लॉय बेनिफिट में दिखाएंगे, ट्रैवलिंग, कॉन्वेयंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, ये सब दिखाएंगे। तो अब मान लो मेरे को मन किया कि यार छोटा छोटा चाय पानी का एक्सपेंस है,
तो चलो ना मर्ज करके एक साथ उसको अदर एक्सपेंस में दिखला दे, जनरल एक्सपेंस नाम दे दे। तो इंस्टीट्यूट ने शेड्यूल 3 में या कंपनी लॉ ने शेड्यूल 3 में बोला कि अगर कोई बिग साइज आइटम है, मतलब अगर कोई आइटम इतना बड़ा है कि वो 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 1 लाख विचएवर इज हायर से बड़ा है, तो उस आइटम को आप जनरल एक्सपेंस नहीं बोल सकते, उसका नाम के साथ अदर एक्सपेंस के नोट में दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ट्रैवलिंग है, अब आपकी कंपनी का साल भर का ट्रैवलिंग एक्सपेंस 40,000 हुआ या 4 लाख हुआ, साल भर का ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4 लाख हुआ। आपको लगा यार ये तो बहुत छोटा एक्सपेंस है, 4 लाख रुपया, इसको मैं जनरल एक्सपेंस में जो चाय पानी वगैरह खर्चा होता है उसके साथ मर्ज करके दिखा देता हूं। कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप पहले अपनी कंपनी का 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता करो। मान लो अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था से 30 लाख रुपया, 30 लाख का आपने 1% निकाला 3 लाख आया, नहीं 30 लाख नहीं 300 लाख रुपया, यह आपका सेल है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपने इसका 1% निकाला तो 3 लाख आया। 3 लाख और 1 लाख का एक फिक्स्ड फिगर, 1% ऑफ टर्नओवर और 1 लाख विच एवर इज हायर, तो आपने 3 लाख और 1 लाख विच एवर इज हायर निकाला तो 3 लाख आया। अब क्योंकि आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4 लाख है विच इज ग्रेटर देन 3 लाख, मतलब आपके 1% ऑफ टर्नओवर से ज्यादा है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो आप उसको छोटा आइटम मत समझो, बिग साइज आइटम है। उसको आपको अलग से नोट्स ऑन अकाउंट जब बनाएंगे शेड्यूल 3 का, उसमें जब अदर एक्सपेंस लिखेंगे तो उसमें रेंट, प्रिंटिंग, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, साथ में ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का अलग से प्रेजेंटेशन होना पड़ेगा, बिकॉज इट इज मोर देन 1% ऑफ टर्नओवर और 1 लाख विच एवर इज हायर। आगे जो अदर एक्सपेंस का नोट्स बनता है डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन के बाद, यहां देखो डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन फिनांस कॉस्ट के बाद आता है। इसके नीचे जो अदर एक्सपेंस है जो मैं भूल गया था लिखने, अदर एक्सपेंस का नोट में पेमेंट टू ऑडिटर जो आप दिखाएंगे ना, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके दिखाएंगे। पेमेंट टू ऑडिटर एज एन ऑडिट फीस, फॉर टैक्सेशन मैटर एडवाइस, फॉर कंपनी लॉ मैटर एडवाइस और फॉर अदर्स। ये मान लो 10-10 लाख रुपया करके 4 अकाउंट में उसको दिए, तो ये ब्रेकअप दिखना चाहिए। टोटल पेमेंट टू ऑडिटर 40 लाख है, बट ये ब्रैकेट में उसको नोट्स में दिखलाना पड़ेगा, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां जो भी चीज हम आपको बोल दिए दिखलाना पड़ेगा, दैट इज बिकॉज शेड्यूल 3 रिक्वायर्स इट। कंपनी बैलेंस शीट में इसका रिक्वायरमेंट लॉ मांगता है डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट, अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो आपका काम देख रेख करता है उसको कोई पेमेंट किए तो वो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा, और अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कोई पेमेंट किए तो वो अदर एक्सपेंस में दिखलाना होगा। सो इतना डिस्कशन करने के बाद अपना बेसिकली बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेटिंग शेड्यूल 3 का डिस्कशन हियर कम्स टू एन एंड। बाकी जब क्लास वर्क देखोगे एक एक करके फिर तो आपको बाकी चीजें धीरे धीरे करके क्लियर होती जाएंगी। अब आइए हम लोग एक सम बनाते हैं बैलेंस शीट का, ओनली बैलेंस शीट का। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप मेरे साथ पढ़ोगे। पायोनियर लिमिटेड है, मार्च 2021 का ट्रायल बैलेंस है। शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको बैलेंस शीट बनाना है, नोट्स के साथ बनाना है, नोट्स ऑन अकाउंट्स भी बनेगा। अब ये देखो शेयर कैपिटल 10 लाख, कॉल्स इन अरियर 1000। क्या करना है, दोनों को नेट करके, नोट्स में नेट बनेगा, नेट करके जो 9,99,000 आएगा वो शेयर कैपिटल में आएगा। तो जब आप शेयर कैपिटल का नोट्स बनाओगे तो ये दोनों को अलग अलग दिखलाओगे। फेस वैल्यू कितना है वो अलग से लिखना पड़ता है, नंबर ऑफ शेयर लिखना पड़ता है, वो बेसिक्स जो बातें हैं वो आपको सब कुछ लिखनी पड़ेंगी। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये चारों प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टेंजिबल असेट्स के अंदर में आएगा। जनरल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस का आइटम है। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये बोरोइंग है। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, ये आपका इन्वेंट्री है, करेंट असेट्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है लाइबिलिटी का। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर है, इसका एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा। एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पता नहीं चल रहा है, मैंने शॉर्ट टर्म मान के सम सॉल्व किया है, आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी मान सकते हो। डिविडेंड पेएबल, अदर करेंट लाइबिलिटी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 86,700 रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा। कैश बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एंड बैंक बैलेंस में आएगा। लोन्स अनसिक्योर्ड दिया हुआ है और ऊपर में लोन अलग से स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वाला था। उसके बाद ट्रेड पेएबल दिया फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस। पहला लाइन लिखा
कि कंपनी ने 2000 इक्विटी शेयर इशू किया फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ध्यान रखना, कंपनी अगर कोई शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू करता है या कोई कंपनी अगर किसी को बोनस शेयर देता है या बाईबैक करता है तो वो नोट्स ऑन अकाउंट्स में 5 साल तक दिखाना पड़ता है। जैसे मैं नोट्स बनाऊंगा ना तो आप देखना, इसको मैं अलग से डिस्क्लोज करूंगा। फिर उन्होंने लिखा ट्रेड रिसीवेबल 52,000 रुपया ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स। तो एजिंग शेड्यूल जब मैं दिखाऊंगा तो 0-6 मंथ, मोर देन 6 मंथ करके अलग दिखाना पड़ेगा ना। 5 ठो एजिंग शेड्यूल था याद है डेटर का, 0-6 मंथ, 6 मंथ 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। पर क्वेश्चन में उतना ब्रेकअप नहीं है, खाली एक ही लाइन लिखा है मोर देन 6 मंथ। तो ठीक है, मेरा टोटल ट्रेड डेटर था ये रहा 2 लाख। 2 लाख में से मेरे को बोला 52,000 इज मोर देन 6 मंथ, तो बाकी लेस देन 6 मंथ में दिखा देंगे 0-6 मंथ में। तो 2 ही ब्रेकअप दिखाएंगे इंस्टेड ऑफ 5 एजिंग शेड्यूल। उसके बाद कॉस्ट ऑफ द असेट लिखा है। मैं कॉस्ट ऑफ द असेट में थोड़ी देर बाद में जाता हूं, मैं पहले आपको शेयर कैपिटल का और ट्रेड रिसीवेबल का नोट्स ऑन अकाउंट दिखाता हूं, आप मेरे साथ देखो। ये देखो मेरा शेयर कैपिटल का नोट्स ऑन अकाउंट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल नाम दिया, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अगर ऑथोराइज कैपिटल रहता है तो अलग से दिखाना पड़ता है। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 इज 10 लाख, लेस कॉल्स इन अरियर 1,09,999, ये फाइनल फिगर। और ये देखो 2,000 शेयर्स वेर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ऐसे करके ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। इसको मैं टोटल के नीचे इस लाइन को हम यहां पे भी लिख सकते हैं, वो कोई खास बात नहीं है। प्रेजेंटेशन होने से मतलब है यहां लिखो या यहां लिखो, यहां लिखो या यहां लिखो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। तो जब आप शेयर कैपिटल का नोट्स बनाओगे तो इस तरह से डिटेल देना पड़ेगा। और ये शेयर कैपिटल का 9,99,000 जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो शेयर होल्डर्स फंड आएगा वहां जो शेयर कैपिटल नाम आएगा उसमें ये 999 आएगा। पर 999 का डिटेल किसी को ढूंढना है कि कहां से आया, कितना कैपिटल है, कितना इक्विटी प्रेफरेंस है, उसके लिए उसको नोट नंबर 1 में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब हम आपको ट्रेड रिसीवेबल दिखाते हैं। देखो ये देखिए ट्रेड रिसीवेबल अपना 2 लाख का ट्रेड रिसीवेबल था। 148 लेस देन 6 मंथ, 52 मोर देन 6 मंथ। अब क्योंकि मेरे पास 5 एजिंग शेड्यूल का डिटेल नहीं है तो मेरे को 2 ही एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा। ये रहा ट्रेड रिसीवेबल, नाम दे दिया, 0-6 मंथ अमाउंट, मोर देन 6 मंथ अमाउंट, और ये टोटल। अब इसमें मैंने इस अमाउंट को बैलेंसिंग फिगर करके निकाला, बिकॉज मेरे को ट्रायल में 2 लाख दिया हुआ था, 52 अलग से दिया हुआ था, माइनस करके हम 148 निकाल लिए। तो वो मेहनत हम लोगों को करना पड़ेगा। मैं एक बार वापस से ट्रायल बैलेंस में जाता हूं, यहां पे। अब ये मेरा बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का, फर्नीचर का कॉस्ट दिया हुआ है। और ट्रायल बैलेंस में अगर आप देखोगे ना बेटा, मैं खाली एक बार बिल्डिंग दिखाता हूं आपको, आप देखो बिल्डिंग का कॉस्ट है 4 लाख रुपीस। अब आपको मैं ट्रायल बैलेंस दिखाता हूं। ट्रायल बैलेंस में आप अगर बिल्डिंग को देखोगे ना सर, तो बिल्डिंग है देखो 3,50,000, ये ट्रायल का बिल्डिंग है। अब आप बोलोगे साला कॉस्ट तो 4 लाख था तो 350 कैसे हुआ? बाकी 50,000 इज प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन। तो सर आप तो बोले थे ना ट्रायल में ओरिजिनल कॉस्ट रहना चाहिए और प्रोविजन अलग से रहना चाहिए, ट्रायल के अंदर 2 अलग अलग लेजर है। वो इन्होंने जानबूझ के हमको फंसाने के लिए नेट करके यहां पे दे दिया और ग्रॉस, जो ग्रॉस ब्लॉक है ओरिजिनल कॉस्ट, वो पीछे दे दिया। मतलब बिल्डिंग 4 लाख का है, 50,000 एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन है, दोनों ट्रायल में अलग अलग रहना चाहिए था, उन्होंने नेट करके दे दिया। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी को भी नेट कर दिया, फर्नीचर को भी नेट कर दिया। लैंड तो नॉन डिप्रीसिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर हमको क्या करना है ये बताओ। आप जब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाएंगे तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट को अलग और प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन को अलग दिखाना पड़ेगा। हाउ? लेट मी शो दैट टू यू नाउ। ये देखिए मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट्स, ये 4 आइटम है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। ये उन चारों के ओरिजिनल कॉस्ट है जो मेरे को नीचे दिया था, ट्रायल के नीचे। और ये WDV है जो मेरे को ट्रायल के अंदर दिया हुआ था। तो मैं इसको लिख लिया और इसको लिख लिया, बैलेंसिंग फिगर को डिप्रीसिएशन निकाल दिया। ये डिप्रीसिएशन स्पेलिंग को माफ करना, ये ओरिजिनल कॉस्ट, ये डिप्रीसिएशन, ये WDV। अब इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें ओपनिंग एडिशन डिडक्शन क्लोजिंग, ओपनिंग एडिशन डिडक्शन क्लोजिंग डिप्रीसिएशन में भी देना पड़ता है, पर क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं था, जितना था हम दिए। अब ये जो 11,25,000 है, ये मेरा जो फाइनल बैलेंस शीट बनेगा उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के सामने हम ये वाला अमाउंट लिखने वाले हैं। आइए वापस क्वेश्चन के अंदर चलते हैं।
अब क्वेश्चन में लिखा कि द बैलेंस ऑफ 1,50,000 इन द लोन अकाउंट विथ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 7,500 इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। मतलब लोन 142,500 है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 7,500 है। शेड्यूल 3 कहता है कि इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग को अदर करेंट लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा और लोन को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखाना पड़ेगा। सर जोड़ के दिखाएं तो मार्क्स कटेगा, जोड़ के दिखा ही नहीं सकते। तो मैंने क्योंकि लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को लॉन्ग टर्म माना है और ये लोन ना हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे सिक्योर्ड है, तो सिक्योर्ड लोन जब हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाएंगे तो लोन 142,500 दिखाएंगे और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग को अदर करेंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे। आइए मैं आपको दिखा भी देता हूं कि मैं नोट्स में कैसे दिखाऊंगा। ये देखो, नोट नंबर 3 है मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, बिकॉज नोट 1 शेयर कैपिटल को लगा, नोट 2 रिजर्व सरप्लस को लगा, ये नोट 3 है। ये देखो सिक्योर्ड लोन, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 142,500, और ये वो जो अनसिक्योर्ड लोन अलग से था उसको भी मैंने लॉन्ग टर्म माना, वो बताया नहीं, वो 121 टोटल मिलाया तो 263,500। सर ये 7,500 कहां दिखाएंगे? अदर करेंट लाइबिलिटी में। ये देखो अदर करेंट लाइबिलिटी का मेरा नोट, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग और डिविडेंड पेएबल, ये दोनों अदर करेंट लाइबिलिटी है। सर ये ट्रेड पेएबल नहीं है, इंटरेस्ट कैसे ट्रेड पेएबल हो सकता है, डिविडेंड कैसे ट्रेड पेएबल, तो क्रेडिटर्स को बोलते हैं ना। ये रहा मेरा ट्रेड पेएबल, इसमें भी एजिंग शेड्यूल का रिक्वायरमेंट है, बट क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही नहीं था तो हम डिटेल मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, जो इंफॉर्मेशन रहेगा उसको जरूर बना के देंगे। अब क्वेश्चन को फुल कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा कि बैलेंस एट बैंक इंक्लूड्स 2,000 रुपया विथ परफेक्ट बैंक लिमिटेड विच इज नॉट ए शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल 3 बोलता है कि अगर आपका अनशेड्यूल्ड बैंक में, अनशेड्यूल्ड बैंक मतलब जिसको आरबीआई को शेड्यूल्ड बैंक का लाइसेंस नहीं मिला आरबीआई से, उसको अलग से बताना पड़ेगा कि भाई मेरा ये 2,000 रुपया अनशेड्यूल्ड बैंक में पड़ा है। तो जब नोट्स बनाएंगे तो उसका डिस्क्लोजर उसमें आएगा। द कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी ऑफ 1.5 लाख विच इज स्टिल इनकम्प्लीट। मशीनरी का मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, तो मेरा कमिटमेंट है, जब मशीन मेरा आएगा हमको 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा, तो कमिटमेंट का एक नोट्स ऑन अकाउंट्स बनेगा, कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट का, वो हम आपको अभी बना करके दिखाएंगे। सो नाउ लेट अस गो इनटू द नोट्स ऑन अकाउंट्स वन बाय वन। हमने ट्रायल बैलेंस देखा, हमने इंफॉर्मेशन देखा, हमने पूरा क्वेश्चन को डिस्कस किया, अब हम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो शेयर कैपिटल का नोट्स मैंने डिस्कस कर दिया था। नोट नंबर 2 इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व है, P&L है, दोनों ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दिया हुआ था, हमने लिख दिया। अब इसमें अगर मेरे पास डिटेल होता ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग का, कि जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस इतना था, इतना ऐड किए, इतना माइनस किए, इतना ये है, तो वो मेरे को नोट्स में दिखलाना पड़ता। P&L को कैसे दिखलाना पड़ता? सरप्लस को मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, करेंट ईयर प्रॉफिट, लेस डिविडेंड, नेट में इतना। पर क्योंकि ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है तो जो था मैंने दिखा दिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग हम डिस्कस कर चुके, ट्रेड पेएबल डिस्कस हो चुका, अदर करेंट लायबिलिटी डिस्कस हो चुका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिस्कस हो चुका, इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का ब्रेकअप दिए, डिस्कस हो चुका, ट्रेड रिसीवेबल मैंने दिखा दिया। कैश एंड बैंक बैलेंस को देखो, ये कैश इन हैंड बताया हुआ था, कैसेट बैंक उन्होंने ट्रायल में 247 दिया था, 2,000 अनशेड्यूल्ड बैंक के साथ था, बाकी 245 हम बैलेंसिंग फिगर निकाला, वो शेड्यूल्ड बैंक के साथ है, 247 आया, टोटल 277। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांसेस को मैंने शॉर्ट टर्म माना, दिखला दिया। और ये देखो कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट, कमिटमेंट में कॉन्ट्रैक्ट फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, ये खाली नोट्स में आएगा, ये रियल बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता, बिकॉज ये रियल लायबिलिटी नहीं है, मेरा कमिटमेंट है। जब कॉन्ट्रैक्ट मशीन आ जाएगा तब मेरा लायबिलिटी बन जाएगा, तब हम बैलेंस शीट के अंदर दिखा देंगे। अभी कमिटमेंट है, बस ये सिर्फ यहीं पे आएगा नोट्स में। और बाकी जितना आप 11 आइटम देखे, ये 11 नंबर नोट है बोल के 11 आइटम बोल रहा हूं मैं, वो सारे अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर आएंगे। आइए अब आपको प्रॉपर बैलेंस शीट का वो दिखाते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनाया गया है। चेक दिस, ये रहा बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2012 नहीं 2021 होगा, डेट चेक करने ना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज नाम हो गया शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल नोट्स 1 से, रिजर्व सरप्लस नोट 2 से, ये आ गया टोटल। देखो कैसे बाहर निकाला। अब आप बोलेंगे शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस के बाद वारंट भी था, तो मेरे क्वेश्चन में वारंट नहीं है, तो हम क्यों जगह वेस्ट करें, कैपिटल रिजर्व जोड़ करके आउटर कॉलम में ले गए।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग 263,500 एक ही अमाउंट था, आउटर कॉलम में ले गए। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन था नहीं, एक ही अमाउंट था। अब आया करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी में मेरे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है, बट ट्रेड पेएबल है, अदर करेंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। ट्रेड पेएबल 2 लाख, अदर करेंट लाइबिलिटी में डिविडेंड और इंटरेस्ट था ना 67,500 और प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। सर इसका नोट्स ऑन अकाउंट्स नोट नंबर 6 है, बस खाली प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है। तो ये टोटल आ गया, ये टोटल करंट लाइबिलिटी का टोटल और बाकी टोटल कर दिए तो लाइबिलिटी साइड का टोटल। अब आया नॉन करेंट असेट। सबसे पहले पीपीई एंड इंटेंजिबल असेट 11,25,000 जो नोट नंबर 7 में था। क्वेश्चन के अंदर नॉन करेंट असेट में नॉर्मली हम लोग 5 आइटम दिखाते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट, लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट असेट। क्वेश्चन में था नहीं तो सिर्फ पीपीई एंड इंटेंजिबल असेट को बाहर निकाल दिए। करेंट असेट के अंदर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिखा, इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में बाहर निकाला, टोटल 1894,700। ये बैलेंस शीट का असेट साइड का टोटल और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का टोटल। सॉरी, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का टोटल, ये एसेट साइड का टोटल, टोटल मैच किया। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए पहला पेज छोड़ देंगे फॉर्मेट का, सेकेंड पेज से नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। कैसे नोट्स बनता है आपने देखा, नोट्स में से जितने अमाउंट निकलेंगे उनको जाके बैलेंस शीट में पेस्ट कर देंगे, बैलेंस शीट टोटल कर देंगे, बैलेंस शीट बन के रेडी हो जाएगा। तो बच्चों यहां पे हम अपनी क्लास का मतलब कंपनी बैलेंस शीट का प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करता हूं। सो विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ द सेकेंड क्लास पार्ट 2। थर्ड पार्ट में हम आपको जो बाकी बचा हुआ डिस्कशन है वो करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट के लिए पढ़ने के लिए कितना सारा मसाला अवेलेबल था। थैंक यू वेरी वेरी मच।